एक 17 साल की लड़की जो आज भी 2 साल पुराने ट्रॉमा से गुजर रही है। एक शैतानी हाथ जो सदियों से इस दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ता आया है। तो जब ये हाथ इस लड़की के हाथ लगेगा तब क्या होगा, देखेंगे आज की वीडियो में, जो ऑस्ट्रेलियन हॉरर फिल्म टॉक टू मी के बारे में है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी के ओपनिंग सीन में हम एक पार्टी का नजारा देखते हैं जहां सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वहां एक कोल नामक लड़का काफी परेशान लग रहा था। वो सभी से अपने भाई डकेट के बारे में पूछ रहा है जो उसे कहीं नहीं मिल रहा है। फाइनली कोई उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ भेज देता है, सेइंग कि डकेट काफी बुरी हालत में है। अब ये लड़का उस कमरे तक पहुंचता है और बार बार डकेट को बाहर आने कहता है, लेकिन डकेट कोई जवाब नहीं देता। गुस्से में वो अब कमरे का दरवाजा तोड़ के अंदर दाखिल होता है, जहां डकेट उसे एक ट्रांस की स्थिति में मिलता है। पूछने पर डकेट अजीब बातें करने लगता है, सेइंग कि पापा ने कहा है कि तुम सभी लोगों को चोट पहुंचाओगे। अब ये बातें डकेट के भाई को बहुत अजीब लगती है और वो उसे संभालने की कोशिश करता है। वो उसे याद दिलाता है कि उनके पिता की मौत हो चुकी है, लेकिन डकेट कुछ समझ ही नहीं पाता। उसकी हालत लगातार खराब होने लगती है और वो एकदम से अपना आपा खो बैठता है। डकेट बीच पार्टी में ही अपने ही भाई को स्टैब करके मार डालता है, जिसके बाद वो खुद की आंखों में भी वही चाकू घुसेड़ लेता है। इस हादसे की अफरा तफरी के साथ ये सीन कट होता है। तो आगे हम मिया नाम की एक टीनेजर से मिलते हैं जो बहुत परेशान लग रही है। हमें पता चलता है कि कुछ वक्त पहले ही मिया ने अपनी मॉम को खो दिया, जिस कारण वो बहुत डिप्रेस्ड रहती है। उसे संभालने वाली सिर्फ उसकी आंट है, जिनकी बेटी जेड और बेटा राइली के साथ मिया काफी क्लोज है। मिया का रिलेशनशिप अपने पिता मैक्स के साथ कुछ खास नहीं था। दूसरी तरफ हम राइली से मिलते हैं जो कि 12-13 साल का ही है और वो अपने दोस्त जेम्स के साथ होता है। जेम्स राइली को सिगरेट पीने के लिए कन्विंस कर रहा होता है, लेकिन राइली ऐसा नहीं करता। इस सीन से हम समझ पाते हैं कि राइली अपने दोस्तों के साथ मिंगल करने की काफी कोशिश करता है, बट एज मोस्ट टीनेजर्स उसके लिए ये दौर मुश्किल था। इसी बीच यहाँ मिया आती है जो राइली को घर ले जाने लगती है। रास्ते में हम राइली और मिया के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग देखते हैं। अब आगे जाते हुए अचानक से ही कार के सामने एक कंगारू आ जाता है। मिया और राइली देखते हैं कि ये कंगारू काफी ज्यादा जख्मी हालत में है और राइली मिया को वेट्स को फोन करने कहता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये जानवर ऑलमोस्ट मर चुका था। तब राइली सजेस्ट करता है कि मिया को इस कंगारू को मार ही देना चाहिए ताकि इससे उसका पेन तो एटलीस्ट खत्म हो, लेकिन मिया ऐसा नहीं कर पाती और वहां से राइली को लेकर चली जाती है। घर पहुंचकर हम फिल्म के नेक्स्ट कैरेक्टर जेड से मिलते हैं जो मिया की काफी अच्छी दोस्त है। दोनों दोस्त आपस में बातें करते हैं और मिया जेड को याद दिलाती है कि वो राइली को पिकअप करना भूल गई थी, लेकिन जेड बताती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी थी जिसका नाम है डैनियल। यहाँ ये बात भी रिवील होती है कि पास्ट में मिया डैनियल को पसंद करती थी। कमिंग टू द मेन पॉइंट, मिया जेड को एक वीडियो चैट दिखाती है जहां सपोजिटली एक लड़की पजेस्ड हालत में थी। इस लड़की की आंखें बड़ी और काली हो चुकी थी जो नॉर्मल इंसानों को बहुत डरावनी लगेगी, लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि एक्चुअली में ये एक तरह का नया गेम है जो मिया और जेड के दोस्तों के बीच कॉमन है। ये गेम हेली नाम की एक लड़की शुरू की है और वो आज रात किसी पार्टी में फिर से ये गेम खेलने वाले हैं। मिया यहाँ इस पार्टी में जाना चाहती थी और वो जेड को भी इन्वाइट करती है, लेकिन जेड साफ साफ कह देती है कि ये सब सिर्फ फेक वीडियोस है और उसे इस सब में नहीं पड़ना। तब मिया जेड को ये याद दिलाती है कि आज उसकी मॉम का 2nd डेथ एनिवर्सरी है और वो घर पे अकेले रहकर सब कुछ याद नहीं करना चाहती। तो ऑब्वियसली इस तरह की बात सुनकर जेड मान जाती है कि ठीक है चलो पार्टी चलते हैं। तो उस रात आंटी के सो जाने के बाद मिया और जेड इस पार्टी के लिए निकलते हैं और राइली भी आने की जिद करता है। जेड उसे नहीं लाना चाहती थी, लेकिन मिया मान जाती है। तो आगे हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां हम मिया और जेड के दोस्तों से इंट्रोड्यूस होते हैं और इनके नाम थे हेली, जॉस एंड ऑफ कोर्स डैनियल। पार्टी में कदम पड़ते ही ये बात क्लियर हो जाती है कि यहाँ कोई भी मिया को खास पसंद नहीं करता था। हेली जेड से कहती है कि मिया डिप्रेसिंग है और उसे अब भी डैनियल में इंटरेस्ट है, लेकिन जेड उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती। अब फाइनली वो गेम शुरू होता है जिसके लिए सभी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हेली बताती है कि इस गेम का नाम है टॉक टू मी। हम काउंटर के एक तरफ एक अजीब सा सेरामिक हाथ देखते हैं जो हैंडशेक के मुद्रा में बनाया हुआ था। हेली सभी को रूल्स बताती है कि इस हाथ से हाथ मिलाना होता है, जिसके बाद कहना है टॉक टू मी। उसके बाद कोई एंटिटी यानी शैतान तुम्हारे अंदर दाखिल होगा, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड्स के लिए।
है 90 सेकंड बाद हाथ छोड़ देना है और एक कैंडल बुझाना है, सिग्निफाइंग कि शैतानी दरवाजा बंद हो गया है। बेटा ये दरवाजा खोलना ही नहीं था, खोल के बंद करना बहुत रिस्की है। खैर इस 90 सेकंड्स में ये एंटिटी आपका कोई तो सच आपके सामने ले आती है। अब मिया इस गेम में बहुत इंटरेस्टेड थी और वो पूछती है कि अगर किसी ने 90 सेकंड्स में ही हाथ नहीं छोड़ा तो। इस पे हेली बहुत गंभीर हो जाती है और कहती है कि ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि वो एंटिटी हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाएगी। हेली पूछती है कि कौन आगे आना चाहेगा और सबसे पहले मिया ही हाथ उठाती है। यहाँ से एक डरावना खेल शुरू होता है जहाँ मिया को चेन से बांध दिया जाता है। हेली उसके ठीक सामने एक कैंडल जलाती है और बताती है कि ये डोर खोलने का जरिया है, वो दरवाजा जो हमारी दुनिया को उस दुनिया से जोड़ेगा। इसके बाद मिया के सामने वही हाथ रखा जाता है जिसे मिया डरते हुए थाम लेती है। हम देखते हैं कि ऐसा होते ही मिया को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। उसके ठीक सामने उसे एक शैतानी शक्ल नजर आती है जो किसी डीमन जैसी लग रही थी। मिया बहुत डर जाती है और चीखने लगती है। वहीं जेड को अब भी ये सब मजाक लग रहा था और वो मिया को भी ये बकवास बंद करने कहती है, लेकिन मिया बहुत डर चुकी थी और वो बार बार कहने लगती है कि उसके ठीक सामने कोई बैठा हुआ है। इस पॉइंट पे कमरे में बाकी के लोग काफी हंसने लगते हैं और हेली मिया को शांत होने कहती है। वो कहती है कि अब तुम्हें इस एंटिटी से कहना है आई लेट यू इन, तभी ये खेल शुरू होगा। मिया ऐसा ही करती है जिसके बाद हम उसे तुरंत पजेस होता हुआ देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने उस वीडियो में देखा था। मिया पजेस होते ही अजीब हरकतें करने लगती है। वो अजीब तरीके से आधे टेढ़े मुंह बनाने लगती है और डैनियल की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है कि वो उसे पसंद करती है। यही नहीं, मिया बार बार कहती है कि वो तुम्हारे पीछे खड़ा है और फिर अचानक से अपनी नजरें छोटे से राइली पर टिका लेती है। मिया राइली से कहती है कि वो उसे 2 टुकड़ों में काट डालेगी। अब इस पॉइंट पर 90 सेकंड ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे और हेली तुरंत मिया के हाथ से वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन फॉर सम रीजन मिया उस हाथ को कस के पकड़ ली थी और उसकी आंखें और ज्यादा गहरी और काली होने लगती है। मिया सभी को वहां से भागने कहती है और कमरे की लाइट भी फ्लक्चुएट करने लगती है। किसी तरह जॉस मिया के हाथ से हाथ छुड़ाता है और फाइनली हेली कैंडल बुझाकर प्रोसीजर को खत्म करती है। तो इस हादसे के बाद सभी लोग शांत थे, लेकिन तभी मिया जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि उसे बहुत मजा आया। उसकी बात सुन सभी नॉर्मल हो जाते हैं और उसकी तारीफ भी करने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि राइली इस सब से काफी डर गया था। तो उस रात राइली को अकेले सोने में बहुत डर लगता है और वो मिया के पास आ जाता है। राइली मिया से हाथ वाले इंसिडेंट के बारे में पूछता है और मिया बताती है कि उसने सचमुच वो एक्सपीरियंस बहुत एंजॉय किया क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था मानो वो पहली बार जीवित हुई है। उसे सब कुछ सुनाई देने लग गया था, दिखाई देने लग गया था। वो खुद को किसी अनजान रोशनी के करीब महसूस कर रही थी। राइली मिया को बताता है कि वो उस समय बहुत डर गया था और मिया राइली को कंफर्ट करती है। यहाँ बातों बातों में राइली मिया से उसकी मॉम के बारे में पूछता है। मिया बताती है कि उसकी मॉम ने गलती से बहुत सारे स्लीपिंग पिल्स ले लिए थे। उस दिन उनके पिता बाहर लिविंग रूम में सो रहे थे और उसकी मां अंदर कमरे में थी। कुछ ही देर बाद मिया की मॉम ने मदद के लिए दरवाजा खटखटाया जो फॉर सम रीजन लॉक हो गया था, लेकिन डैड उन्हें नहीं बचा पाए। हालत इतनी बुरी हो गई थी कि मौत के बाद पुलिस को मां के नाखूनों में भी लकड़ी के टुकड़े मिले और डोर पर ढेर सारे खरोच के निशान, सिग्निफाइंग कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया था। ये सब सुन राइली मिया से वादा करता है कि वो और जेड हमेशा उसके साथ रहेंगे। कुछ देर बाद राइली सो जाता है, लेकिन हम उसके पीछे एक काले हाथ की परछाई देखते हैं जो बहुत अनसेटलिंग लग रहा था। अब अगले दिन मिया और जेड वापस से वही गेम ऑर्गेनाइज करने का फैसला करते हैं। इस बार डैनियल इस गेम को ट्राई करना चाहता था। तो रात को 11 बजे हेली, जॉस, मिया और जेड के घर आते हैं। फिर सब वापस से उस शैतानी हाथ को सेटअप करते हैं। मतलब ये बच्चे कितने डम्ब हैं। मिया जो ऑब्वियसली इस हाथ में बहुत इंटरेस्टेड थी, जॉस से पूछती है कि ये उसे कहां से मिला। जॉस बताता है कि इस हाथ के बारे में बहुत सारी अफवाह मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक सीयर का हाथ था जो दूसरी दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था। बाद में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने उसके हाथ को काट दिया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये एक्चुअली में किसी डीमोनोलॉजिस्ट का हाथ है जिसका पाला शैतान से पड़ गया था। बाद में इस हाथ को सेरेमिक से कवर करके दूसरी दुनिया से जुड़ने का एक मीडियम बना दिया गया। तो इस एम्पलीफाइड डिस्कशन के बाद टॉक टू मी गेम वापस से शुरू होता है, जिसमें सबसे पहले हिस्सा लेता है डैनियल। लेकिन डैनियल डीमन की पावर में आकर कुछ आपत्तिजनक हरकत करने लगता है जिससे वो काफी एम्बैरस होता है। इस पॉइंट पे जेड पार्टी और गेम रोकना चाहती थी, लेकिन टीन्स इसलिए मिया और बाकी सब गेम को जारी रखते हैं। सभी एक एक करके इस हाथ को पकड़ते हैं, जिसमें पहले कुछ सेकंड ये डीमन या काली शक्ति जो भी थी उन्हें चोक करती है। विक्टिम का चेहरा काला पड़ने लगता है और उसके बाद अगले 1 मिनट तक ये पोजेशन जारी रहता है, जहां विक्टिम या तो कुछ अजीब बातें करता है या फिर कोई सच कबूल करता है। ऐसे ही गेम्स और ड्रिंक्स के बीच रात खत्म होने लगती है और सभी वापस जाने का फैसला करते हैं। लेकिन सभी को गेम्स एंजॉय करता देख राइली और जेम्स भी इसमें हिस्सा लेना चाहते थे। राइली खास करके काफी फैसिनेट
हो चुका था और वो जेम्स को इम्प्रेस भी करना चाहता था। उसके बार बार कहने पर मिया उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए टॉक टू मी खेलने के लिए अलाउ करने की बात करती है, लेकिन जेड इस बात से साफ मना कर देती है और यहाँ राइली और जेड के बीच वही भाई बहनों वाला झगड़ा हो जाता है। राइली काफी एम्बैरेस था, लेकिन वो अब भी गेम ट्राई करना चाहता था। उसके बहुत जिद करने पे मिया उसे सिर्फ 50 सेकंड के लिए हाथ पकड़ने की इजाजत दे देती है। अब यहाँ हमें हेली भी थोड़ा स्केप्टिकल लग रही थी। इनफैक्ट जेड तो कमरे से बाहर ही चली गई थी, बट इवेंचुअली सब कुछ सेटअप किया जाता है और राइली कहता है टॉक टू मी, लेकिन उसके ऐसा कहते ही हम कुछ अजीब नोटिस करते हैं। राइली कहने लगता है ये सच नहीं है। मिया उसे संभालती है और आगे बढ़ने कहती है, सिर्फ 50 सेकंड्स की ही तो बात है। जब राइली उस शैतान को अपने अंदर इनवाइट करता है तो यह आत्मा उसके थ्रू कुछ अजीब बातें करती है। राइली कहता है मुझे माफ कर देना मी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। ये बात सुनकर सभी शॉक्ड रह जाते हैं और वहीं मिया इमोशनल होने लगती है। उसे याद आता है कि ये उसकी माँ की आवाज थी जो उसे प्यार से मी बुलाती थी। अब हेली और जॉस गेम को बंद करना चाहते थे और वो मिया को याद दिलाते हैं कि 50 सेकंड बीत चुके हैं, लेकिन मिया उन्हें राइली के हाथ से वो शैतानी हाथ छुड़ाने नहीं देती। वो कहती है कि ये उसकी मॉम है और उसे बस कुछ सेकंड्स और चाहिए। यहाँ राइली लगातार मॉम की आवाज में मिया से माफी मांगने लगता है और उधर घड़ी की सुई कब 90 सेकंड पार कर जाती है किसी को भी पता नहीं चलता। अब माफी मांगते हुए राइली अचानक ही बहुत वायलेंट होने लगता है और अपना सर पटक पटक के खुद को जख्मी करने लगता है। इस पॉइंट में मिया उससे हाथ छीनना चाहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राइली बहुत ताकतवर हो चुका था और वो खुद को बुरी तरह जख्मी कर लेता है। अब तक यहाँ जेड भी वापस आ चुकी थी और पूरे कमरे में एक शॉक की लहर दौड़ गई थी। जहाँ कुछ लोग एम्बुलेंस बुलाने लगते हैं, वहीं जेड बार बार अपने भाई को होश में लाने की कोशिश करती है। हेली और जॉस समझ ही नहीं पाते कि अब आगे क्या होगा, लेकिन इसी बीच हम मिया को देखते हैं जो पूरी तरह शॉक्ड हालत में थी। वो अपने कमरे की तरफ जाती है जहाँ उसे खिड़की की दूसरी ओर एक औरत की परछाई दिखाई देती है। बेखबर मिया अपना हाथ धोने लगती है जो अब राइली के खून से रंगे हुए थे। तो कुछ देर बाद घर में पुलिस आ जाती है और राइली को भी अस्पताल ले जाया जाता है। इस हादसे के बाद जेड और उसकी मॉम बहुत सदमे में थे और कहीं ना कहीं राइली की इस हालत के लिए जेड मिया को ही जिम्मेदार ठहराती है। वहीं मिया के पिता उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उनसे कुछ नहीं कहती। ना मिया को अस्पताल में भी बार बार अपनी मॉम की परछाई दिखाई देने लगती है। ये परछाई उसे एक शैतानी आवाज में अपनी तरफ बुलाती है। मिया इस हादसे से और इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डर जाती है और ऐसे में उसे डैनियल संभालता है। मिया डैनियल से राइली वाला इंसिडेंट शेयर करती है और उसे लगता है कि उसकी मॉम सचमुच उससे जुड़ना चाहती थी, लेकिन डैनियल मिया को समझाता है कि वो एंटिटी सिर्फ हमारा डर और हमारी सोच हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल कर रही है। सच्चाई से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन मिया फिर भी एक बार दोबारा टॉक टू मी की मदद से अपनी मॉम से जुड़ना चाहती थी। बाप रे, ये लड़की इतनी डम्ब कैसे है। खैर आगे हम देखते हैं कि डैनियल मिया को घर छोड़ता है और मिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसी के साथ रुक जाए क्योंकि वो अकेले नहीं रहना चाहती। यहाँ हम नोटिस करते हैं कि हादसे के बाद मिया उस हाथ को अपने साथ घर ले आई थी। आधी रात में जब मिया और डैनियल सो रहे थे तब अचानक ही हम इसी हाथ में हरकत देखते हैं। मिया को सपने में अपनी मॉम के मौत का सीन वापस नजर आता है और वो डर के जाग जाती है, लेकिन उठने के बाद भी ये भयानक सपना खत्म नहीं होता। हम कमरे में एक कोने से एक डरावनी एंटिटी को क्रॉल करके मिया के पास आते देखते हैं। ये एंटिटी ने मिया की मॉम का शक्ल लिया हुआ था, लेकिन वो बहुत डरावनी लग रही थी। मिया उससे बचने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता ही नहीं चलता कि वो इस आत्मा के प्रभाव में डैनियल के करीब आने की कोशिश करती है। इस पॉइंट पे डैनियल की नींद खुल जाती है और वो मिया को ही गलत समझ बैठता है। डैनियल के भी चले जाने के बाद मिया बिल्कुल अकेली पड़ जाती है और इस अंधेरे कमरे में अब उसका सहारा एक ही था और वो था वही हाथ। मिया अपने आप को रोक नहीं पाती और इस हाथ से वापस जुड़कर अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। इस बार मिया खुद अपनी माँ को आवाज देती है ताकि वो उस हाथ के जरिए वापस मिया से बात कर सके। मिया एक बार फिर अंधेरे में अपनी मॉम को देखती है जो एक भयानक रूप में नजर आती है और मिया उससे पूछती है कि उन्होंने खुद को क्यों मारा। इस पे मिया की मॉम कहती है कि वो उसे कभी भी छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। वो मिया का हाथ थाम लेती है और कहती है वो हमेशा उसके साथ रहेगी। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में राइली को देखते हैं जिसे जेड नहाने में मदद कर रही होती है, लेकिन राइली अचानक से बहुत वायलेंट हो जाता है और अपना ही सर बार बार दीवार पे मारने लगता है। वो शैतान की तरह हंसने लगता है जो देख जेड बहुत डर जाती है। किसी तरह राइली को कंट्रोल किया जाता है। अगले दिन मिया सभी को बताती है कि उसे बार बार अपनी मॉम दिखाई देने लगी है। पहले तो उसके दोस्त उसकी बात पे यकीन नहीं करते, लेकिन फिर डैनियल भी कल वाला हादसा सबको बताता है। यहाँ जॉस बताता है कि कुछ ऐसा ही डकेट के साथ भी हुआ था जिसने
जिसने कहा था कि ये एंटिटी हमारे अपने लोगों की शक्ल ले लेती है और फिर हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। आगे पूछने पर जॉश बताता है कि डकेट वो लड़का है जिसने उसे यह हाथ दिया था। इससे पहले डकेट के पास ही ये हाथ कहीं से आया था और वही ये गेम अलग अलग पार्टीज में लेकर आया था। लेकिन फिर डकेट को बिना इस हाथ के ही वो एंटिटी दिखाई देने लगी, तब उसने इस हाथ को जॉश को दे दिया। इसके आगे जॉश वही बताता है जो हमने फिल्म के पहले सीन में देखा था। उस हादसे के बाद डकेट की तो जान चली गई, लेकिन उसका भाई अब भी जिंदा है। तो ये सब जानने के बाद जेड, डैनियल, जॉस और हेली डकेट के भाई कोल से मिलने जाते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उनकी मदद करे। कोल इन्हें बताता है कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही उस एंटिटी का असर कमजोर पड़ने लगता है और वो विक्टिम के शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन जेड कोल को बताती है कि ये एंटिटी राइली को जान से मारने की कोशिश कर रही है। इस पॉइंट पे मिया को याद आता है कि गेम के अनुसार उन्हें दूसरी दुनिया का पोर्टल बंद करने के लिए उस कैंडल को बुझाना था, लेकिन पार्टी वाली रात वो सभी राइली की हालत देख कैंडल बुझाना ही भूल गए थे। इस बात से मिया समझ जाती है कि हो न हो राइली की आत्मा अब भी दूसरी दुनिया में फंसी हुई है, क्योंकि वो पोजेशन से बाहर ही नहीं आया है। तो मिया और जेड वापस अस्पताल जाते हैं और एक बार फिर टॉक टू मी के जरिए राइली को दूसरे पोर्टल से जोड़ने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इस बार अगर कैंडल सही वक्त पर बुझा दिया जाएगा तो शायद राइली वापस लौट सके। मिया ऐसा ही करती है और राइली के हाथ में वो शैतानी हाथ डाल देती है। वो उस एंटिटी को पुकारती है और उससे राइली से बात करने कहती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उन्हें राइली से कोई जवाब नहीं मिलता। डेस्परेशन में मिया खुद इस हाथ को थामती है और डिसाइड करती है कि वो दूसरी तरफ जाकर पता करेगी कि राइली कहां मौजूद है। जब मिया ऐसा करती है तो उसे इसी अस्पताल में एक छोटी बच्ची की आत्मा दिखाई देती है। मिया इस आत्मा से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे राइली तक पहुंचा दे। ये सुनकर यह आत्मा मिया से कहती है, आई लेट यू इन। मिया को इस बच्ची की आत्मा के जरिए एक भयानक नजारा दिखता है, जो देख मिया पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। वो देखती है कि राइली एक नर्क जैसी जगह में फंसा हुआ है, जहां कई सारे शैतान उसके ऊपर लूझ चुके हैं, मतलब उस पे जुल्म कर रहे हैं। इस सपने में राइली बहुत दर्द और तकलीफ में जूझ रहा है। ये नजारा देख मिया समझ जाती है कि राइली को वापस लाना नामुमकिन के बराबर है। हम देखते हैं कि मिया डर और पछतावे में हॉस्पिटल से बाहर भागती है और अपने घर पहुंचती है। मिया से उसके पिता बात करने की कोशिश करते हैं और मिया एक बार फिर उन्हें नकार कर जाने लगती है। लेकिन यहाँ मिया के पिता उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक बार उनकी बात सुन ले। यहाँ उसके पिता रिवील करते हैं कि मिया के मॉम ने जाने से पहले एक चिट्ठी छोड़ी थी जो उन्होंने कभी भी मिया तक पहुंचने नहीं दी। वो कहते हैं कि वो मिया को इस चिट्ठी से दूर रखते रहे क्योंकि उन्हें लगा कि वो उसे दुख से बचा रहे हैं, लेकिन अब वो समझ चुके हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इसके बाद मिया के पिता उसे उसकी मॉम की वो आखिरी खत सुनाते हैं जहां मिया की मॉम उनसे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो एक कदम इसलिए उठा रही हैं क्योंकि वो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुकी थी और वो उम्मीद करती हैं कि शायद इस सब के बाद उन्हें चैन मिल पाएगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद मिया और उसके पिता बहुत इमोशनल हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे को संभालते हैं। लेकिन तभी मिया को अपने पिता के पीछे अपनी माँ की वही शैतानी आत्मा नजर आती है जो मिया से कहती है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। मिया उस आत्मा के पीछे जाती है और उसके ऐसा करते ही कमरे का डोर बंद हो जाता है। अब बाहर से मिया के पिता लगातार दरवाजा खटखटाने लगते हैं, जबकि मिया को उसकी मॉम कहती है कि यह आदमी उसके पिता नहीं है। वो कहती है कि उसने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है और सिर्फ वही है जो मिया को प्रोटेक्ट कर सकती है। यह आत्मा आगे कहती है कि अब राइली को भी मिया की जरूरत है क्योंकि वो बहुत दर्द में है और अब इस तकलीफ में जिंदा नहीं रह पाएगा। वो मिया से कहने लगती है कि वो राइली को मार डाले क्योंकि इस तरफ उसकी मॉम उसका ख्याल रखेगी और राइली को और भी दर्द नहीं सहना पड़ेगा। वहीं बाहर हम मिया के पिता को देखते हैं जो असल में डोर पर मौजूद ही नहीं है। वो मिया के बैग से वो शैतानी हाथ निकाल चुके हैं और उसे लगातार देखे जा रहे हैं। इधर मिया को डोर पर अपने पिता की आवाज सुनाई देती है और वो दरवाजा खोल देती है, लेकिन अपने सामने उसे अपने पिता की जगह एक शैतान नजर आता है जो उस पर हमला कर देता है। अपनी जान बचाने के लिए मिया इस आकृति पर हमला कर देती है, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसने अपने पिता पर वार कर दिया है। अपने पिता को खून से लथपथ हालत में देख मिया पूरी तरह टूट जाती है। तो नेक्स्ट सीन में हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां राइली की तबीयत ठीक होने लगी थी। जेड को मिया का फोन आता है जो कुछ अजीब बातें कर रही थी। वो जेड से कहती है कि राइली अब भी खतरे में है और अगर वो इस वक्त मिया के घर आए तो मिया उसे दिखा देगी कि सच क्या है। अब जेड जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मिया की बात सुन वो उसके घर की तरफ निकल जाती है। इधर हम देखते हैं कि मिया तो असल में हॉस्पिटल के बाहर खड़ी है। वो एक कैंची लेकर राइली के रूम में दाखिल होती है। उसे राइली की जगह हॉस्पिटल बेड पर एक शैतान नजर आता है जो मिया को भड़काता है। कहता है कि वो राइली को कभी बचा नहीं पाएगी। मिया गुस्से में उस पर हमला करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती। उधर जेड को मिया के घर में उसके पिता मिलते हैं जो अभी खून से लथपथ हालत में पड़े हुए थे।
जेड उन्हें वहां देख सब कुछ समझ जाती है और एम्बुलेंस बुलवाती है। इसके बाद जेड तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है जहां मिया अब राइली को एक व्हील चेयर पे बैठाकर बीच सड़क पे ले जा रही थी। मिया कहीं ना कहीं खुद को रोकना चाहती थी, लेकिन हम उसके ठीक पीछे उसकी माँ के रूप में उसी शैतानी एंटिटी को देखते हैं जो मिया से कहती है कि वो बिल्कुल सही कर रही है। हम देखते हैं कि मिया ऑलमोस्ट राइली को सड़क की तरफ धकेल चुकी होती है, लेकिन तभी सीन कट होता है और हम देखते हैं कि राइली की जगह मिया सड़क पे जा गिरी है। वहीं जेड राइली को बचा लेती है। मिया का एक भयानक एक्सीडेंट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मिया की आत्मा उसी दुनिया में फंस गई है जो उस हाथ से होकर गुजरती है। मिया इस दुनिया में उसी अस्पताल में थी जहां वो बार बार आवाज लगाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता। वो एक अंधेरे टनल से होते हुए उस पार पहुंचती है जहां कोई अपना हाथ उससे मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। मिया भी अपना हाथ बढ़ाती है और हम देखते हैं कि ये वही शैतानी हाथ है जिसे अब दुनिया के किसी और कोने में कोई और थामने वाला है। मिया हाथ मिलाती है, कुछ कहने की कोशिश करती है और यहीं पे ये फिल्म खत्म हो जाती है। दोस्तों, यह है टॉक टू मी फिल्म की कहानी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि आपको कहानी समझ तो आई होगी, लेकिन एंडिंग में थोड़ा कंफ्यूजन जरूर हुआ होगा। तो चलिए इसके एंडिंग को थोड़ा डिस्कस करते हैं, साथ ही कहानी के डीपर मीनिंग को भी समझेंगे। तो टॉक टू मी एक ऐसी कहानी है जो सिंबलिज्म और बहुत सटल फीचर्स के जरिए ग्रीफ और पास्ट को पकड़े रहने के भयानक कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सप्लोर करती है। इस कहानी का अंत थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यहाँ हम सब कुछ फिल्म के माध्यम से ही समझ सकते हैं। तो अगर एंडिंग की बात की जाए तो मरते वक्त मिया की आत्मा उसके शरीर के कंट्रोल में ही नहीं थी, बल्कि वो तो उस शैतानी आत्मा के कंट्रोल में थी। इसी कारण मरने के बाद भी मिया उसी दूसरी दुनिया में फंसी रह जाती है, जो कि असल जिंदगी में उसके ग्रीफ और ट्रॉमा का सिंबल बन गया। आयरॉनिकली फाइनली मिया स्पिरिट वर्ल्ड की तरफ से एक नए विक्टिम के साथ हाथ मिलाती है, ठीक वैसे ही जैसे उसके लिए ये गेम शुरू हुआ था। एक खूबसूरत डिटेल यह है कि फिल्म में शुरुआत में मिया राइली को बताती है कि उसे एक बुरा सपना बार बार आता है कि वो खुद को आईने में देख रही है, लेकिन उसे कोई प्रतिबिंब यानी कि परछाई दिखाई नहीं देता, मानो उसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। एंड सीन में ठीक वैसा ही होता है जब मिया खुद को अस्पताल में देखती है। उसे ग्लास में अपनी परछाई दिखाई नहीं देती, जबकि वो अस्पताल से अपने पिता को और मैक्स को सही सलामत बाहर जाते देखती है। उसे मालूम ही नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस अब खत्म हो चुका है। अब एक सवाल जो हमारे मन में आता है वो ये कि क्या वो आत्मा मिया की मॉम थी? अब जब राइली ने पहली बार मिया से उसकी मॉम बन के बात की, तब शायद मिया की माँ ही मिया से माफी मांगने आई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि टॉक टू मी के स्पिरिट वर्ल्ड में उस छोटी बच्ची जैसी अच्छी आत्माएं भी हैं, लेकिन हाँ, बाद में वो आत्मा जो मिया को मैनिपुलेट करती रही और उसी को मौत के घाट उतार दी, वो उसकी मॉम नहीं थी बल्कि कोई शैतान था। अब अगर फिल्म के मैसेज और डीपर मीनिंग की बात की जाए तो ये बहुत क्लियर है कि टॉक टू मी असल में दुख और बीते हुए कल के खिलाफ एक डरावनी वार्निंग है। शुरू से ही ये बात साफ की गई है कि मिया बहुत अकेली, दुखी और दर्द में है। फिल्म के शुरुआती सीन में हम कंगारू वाला एक्सीडेंट देखते हैं, जहां मिया उस कंगारू के लिए ना तो मदद बुलाती है, ना ही उसे मारती है। देखा जाए तो कंगारू को उसी दर्द में तड़पने के लिए छोड़ देती है जैसे उसने खुद को छोड़ा हुआ है। बात चाहे पास्ट की हो या मरे हुए आदमी के हाथ की, ज्यादा समय तक उसे थामना बहुत खतरनाक हो सकता है, जैसा कि यहाँ मिया के साथ हुआ, जहां वो खुद तो हमेशा के लिए शैतानी दुनिया में फंसी गई, साथ साथ राइली को भी बहुत तकलीफ उठाना पड़ा। मिया हमेशा ही अपने डिप्रेशन से उबरने के लिए सेल्फ डिस्ट्रक्टिव चॉइसेस लेती रहती थी, जहां पहले वो ड्रग अब्यूज की शिकार थी, तो बाद में वो इस हाथ को लेकर एडिक्टेड हो गई थी इत्यादि। इनफैक्ट अगर हम ध्यान से देखें तो मिया बिल्कुल हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस की तरह ग्रीफ के 7 स्टेजेस को पार करती नजर आती है। वो डिनाइल के तहत ही नहीं मान रही थी कि उसकी मॉम खुद को मारी थी, एंड डैनियल के समझाने के बावजूद ये नहीं समझती कि ये आत्मा उसकी मां नहीं बल्कि कोई इविल एंटिटी है। वहीं हम उसे गिल्ट में देखते हैं क्योंकि वो खुद को अपनी मॉम और राइली दोनों के इस हालत का जिम्मेदार मानती है। मिया का एंगर स्टेज हमें उसके पिता पर भारी पड़ता नजर आता है, जहां वो आज भी उन्हें अपने मॉम के डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार मानती है। दुख की बात यह है कि मिया कभी एक्सेप्टेंस या होप के स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि वो अंत में उसी शैतानी हाथ के जरिए स्पिरिट वर्ल्ड में फंसी रह जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो कभी भी चीजों को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहती थी, इसलिए वो मूव ऑन कर ही नहीं पाई और एक लॉस्ट सोल बनकर रह गई। ये सब हमें मूवी के इनिशियल सीन में ही पता चल गया था, जब वो कंगारू के लिए एक डिसीजन नहीं ले पाई। ना तो वो उसे मार पाई, यानी ना तो उसे मूव ऑन कर पाई, ना ही उसकी मदद कर पाई। वो एक सीन मिया की पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ कहता है और पूरी फिल्म इसी पे है। तो उम्मीद करता हूं अब आपको फिल्म की डीपर मीनिंग समझ में आ गई होगी और एंडिंग भी क्लियर हो गया होगा। अब भी नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन खुला है, वहां जाइए, कोई डाउट है पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।